शुभ प्रभात बच्चों। मैं रेनू आपकी हिंदी अध्यापिका और आज आप मेरे साथ कर रहे हैं अभिव्यक्ति और माध्यम क्लास 11 का पाठ 1 जनसंचार माध्यम। और जनसंचार माध्यम की व्याख्या 2 भागों में हम कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा संचार की परिभाषा, उसका महत्व, संचार के तत्व, संचार के प्रकार कौन कौन से होते हैं और जनसंचार की विशेषताओं के साथ साथ हमने संचार और जनसंचार के कार्यों के बारे में पढ़ा और उसके साथ ही हमने उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखे। आज हम करेंगे कि भारत में जनसंचार के माध्यमों का, हमने ये तो देख ही लिया कि जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं। अब उन जनसंचार के माध्यमों का विकास किस प्रकार हुआ, आज हम ये देखेंगे। तो भारत में आज जो जनसंचार के आधुनिक माध्यम हैं, आधुनिक माध्यम चाहे वो टेलीफोन हो, मोबाइल फ़ोन हो या फिर समाचार पत्र हो या इंटरनेट हो, ये जो सारी चीज़ें हैं ये पश्चिमी जनसंचार के माध्यम ही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भारत के में भी जनसंचार माध्यमों का इतिहास कम पुराना नहीं है। हम हमारे जितने भी पौराणिक काल के मिथकीय पात्र हैं उनमें हम देख सकते हैं जिस तरीके से देवर्षि नारद को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है। भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है देवर्षि नारद को, जिन्होंने अपनी वीणा के मधुर झनकार के साथ धरती और देवलोक के बीच संवाद सेतु का कार्य किया था। और उन्हीं की तरह हम महाभारत काल में भी देखते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र और रानी गांधारी को जो युद्ध की झलक संजय ने दिखाई थी और उसका विवरण सुनाने की जो परिकल्पना संजय के द्वारा की गई, वो हम देख सकते हैं कि आज एक अत्यंत समृद्ध संचार व्यवस्था की ओर इशारा करते हैं कि उस समय में भी इस तरीके की संचार व्यवस्थाएं थी, जिससे काफ़ी दूर बैठे हुए दृश्यों को देखा जा सकता था। उसका पूरा वर्णन संजय ने किया था। तो जन भावनाओं को राज दरबार तक पहुंचाने और राजा का संदेश जनता के बीच प्रसारित करने की जो समृद्ध व्यवस्थाओं के उदाहरण बाद में भी दिखाई पड़े हैं, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो या अशोक जैसे सम्राट, उनके शासन काल में स्थायी महत्व के संदेशों को जो शिलालेख होते थे उस समय के, या सामयिक या तात्कालिक संदेशों के लिए कच्ची स्याही या रंगों से संदेश लिखकर प्रदर्शित करने की व्यवस्था और मजबूत हुई थी। और बाकायदा जो रोजनामा थे, अटेंडेंस रजिस्टर जिसको हम कहते हैं, वो लिखने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। जनता के बीच संदेश भेजने के लिए भी सही व्यवस्था की गई थी। तो भारतीय संचार व्यवस्था की एक खासियत भी रही है कि राज दरबारों के समानांतर हमारे यहाँ लोक माध्यमों की भी सुलझी हुई व्यवस्था मौजूद रही है। और इसके संकेत हमारे प्रागैतिहासिक काल से मिलते ही हैं। जनसंचार के जो आधुनिक माध्यम हैं उनके जो रूप आज हमारे यहाँ हैं उनमें निश्चय ही वो हमें अंग्रेज़ों से मिले हैं। हम देखते हैं हमारे जितने भी हम आधुनिक जनसंचार के माध्यम प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो समाचार पत्र हो, रेडियो हो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सभी माध्यम जो हैं वो पश्चिम से ही आए हैं। हमने शुरुआत में उन्हें उसी रूप में अपनाया, लेकिन धीरे धीरे वो हमारी सांस्कृतिक विरासत का अंग बनते चले गए। फिर चाहे फिल्में हों या टीवी सीरियल, एक समय के बाद वो भारतीय नाट्य परंपरा से परिचालित होने लगे। और आज के जो जनसंचार माध्यमों का खाका, वो भले ही पश्चिम सभ्यता से आया हो, लेकिन उसकी विषय वस्तु और रंग रूप भारतीय हो चुकी है, क्योंकि उसकी भूमिका भी कहीं और अधिक बढ़ चली है। इसलिए जहाँ तक शासक वर्ग के लिए राष्ट्र निर्माण की दिशा तय करता है, वही जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित करता है। तो हम ये देखते हैं कि जनसंचार माध्यमों का जो वर्तमान प्रचलित रूप है, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट, इन सब माध्यमों के ज़रिए जो भी सामग्रियाँ जनता तक पहुंच रही है, राष्ट्र के मानस का निर्माण करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज वो हर मनुष्य के ऊपर उसकी एक गहरी छाप है, चाहे वो समाचार पत्र, पत्रिकाएं हो या इंटरनेट हो, हर एक माध्यम। तो आज हम उन सारे ही माध्यमों के बारे में पढ़ेंगे कि किस माध्यम का कितना प्रभाव जनता पर, लोगों
पर पड़ता है और किस तरीके से वो उनका शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं समाचार पत्र और पत्रिकाएं। तो समाचार पत्र और पत्रिकाएं जनसंचार के माध्यम की सबसे मजबूत कड़ी पत्र पत्रिकाएं जो प्रिंट मीडिया है उसको ही माना जाता है। जो छपा हुआ होता है प्रिंट मीडिया उसको सबसे मजबूत माना जाता है। हालांकि अपने विशाल दर्शक वर्ग और तीव्रता के कारण रेडियो टेलीविज़न की ताकत ज़्यादा मानी जा सकती है, लेकिन वाणी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करने वाला जो आरंभिक माध्यम है वो होने की वजह से प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा बना रहेगा। आज भले ही प्रिंट माध्यम जो है वो रेडियो टेलीविज़न इंटरनेट किसी भी माध्यम से खबरों के संचार को पत्रकारिता कहा जाता हो, लेकिन आरंभ में केवल प्रिंट माध्यम जो मुद्रित माध्यम थे समाचार पत्र पत्रिकाएं उन्हीं के ज़रिए ही खबरों का आदान प्रदान को पत्रकारिता कहा जाता था। जो पत्रकारिता था वो सिर्फ समाचार पत्र जो प्रिंट माध्यम थे उनको ही कहा जाता था। इसके 3 पहलू हैं। जैसे सबसे पहला पहलू है समाचारों को संकलित करना, उन्हें इकट्ठा करना, समाचार कहाँ से जुटाए जाएंगे, कहाँ की खबरें आएंगी, किस तरीके से आएंगी वो सब। और दूसरा उन्हें संपादित कर छपने लायक बनाना कि उनमें जो चेंजेस किए जाने हैं किसी भी खबर के किसी समाचार के आने में, और उसके बाद उन्हें छपने के लायक सामग्री को तैयार करना। और तीसरा है पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर पाठक तक पहुंचाना। तो 3 इसके पहलू हैं। हालांकि तीनों ही काम आपस में गहरे जुड़े हैं, लेकिन पत्रकारिता के तहत हम पहले जो 2 काम हैं उनको ही लेते हैं, जिसमें खबरों को संकलित करना कि जो पत्रकार हैं वो किस तरीके से समाचारों को इकट्ठा करते हैं, और दूसरा उन्हें संपादित करके जो छपने लायक सामग्री तैयार की जाती है उनको, क्योंकि प्रकाशन और वितरण का कार्य जो प्रकाशित उनको किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, या फिर जो वितरण उनका किया जाता है वो तकनीकी और प्रबंधकीय विभागों के अधीन होते हैं, जबकि रिपोर्टिंग करना और संपादन के काम के लिए एक बौद्धिक और पत्रकारीय कौशल की अपेक्षा होती है। वो काम एक पत्रकार ही कर सकता है। जहाँ बाहर की खबरें लाने का जो काम होता है वो संवाददाताओं का होता है। तो संवाददाताओं का मुख्य कार्य क्या होता है, जो बाहर की खबरें लाने होती हैं वो संवाददाताओं द्वारा लाई जाती हैं। इसको पढ़ते हुए आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हमारे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हमारे इन्हीं के बीच में से बनेंगे। जैसे अभी जो हमने पढ़ा, अगर मैं आपसे अभी जो हमने 1-2 चीज़ें पढ़ी हैं उसमें से पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला समाचार वाचक किसको माना जाता है, तो वो मैंने आपको बताया देवर्षि नारद को। और उसी के साथ साथ कि जनसंचार के जो आधुनिक माध्यम हैं वो निश्चय ही हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हम कह सकते हैं वो पश्चिमी सभ्यता का अंग रहे जिसको हमने अपनाया, परंतु आज वर्तमान में वो भारतीय सांस्कृतिक विरासत का अंग बनते चले गए हैं और उन्हीं का रूप भी ले चुके हैं। तो जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी किसको माना जाता है, पत्र पत्रिकाओं और प्रिंट माध्यम को। और जो सबसे पहले हमारे प्रिंट माध्यम था उसी को ही पत्रकारिता कहा जाता था। आज हालांकि टेलीविज़न इंटरनेट सबको ही हम पत्रकारिता कहते हैं। और उसके 3 पहलू पत्रकारिता के समाचारों को संकलित करना, उन्हें संपादित करके छपने लायक बनाना, और तीसरा उन्हें पत्रिका के रूप में छापकर पाठक तक पहुंचाना। तो उसके बाद संवाददाता का काम क्या होता है, संवाददाता का काम होता है बाहर से खबरें लाकर इकट्ठी करना, और वही फिर क्या करता है उन तमाम खबरों को, लेखों को, फीचरों को व्यवस्थित तरीके से संपादित करने का और सुरुचिपूर्ण ढंग से छापने का जो काम होता है वो संपादकीय विभाग के में काम करने वाले जितने भी संपादक होते हैं उनका होता है। तो संवाददाता का काम है खबरें लाना, उसके बाद संपादक जो विभाग है, संपादकीय जो विभाग है उसमें काम करने वाले काफ़ी लोग होते हैं, उनका काम होता है सारी जितनी भी खबरें हैं उनको, लेख हैं, फीचर्स हैं, उनको संपादित करना और छपने लायक सामग्री को तैयार करना। तो खबर का संबंध किसी 1 या 2 विषयों का नहीं होता। दुनिया के किसी भी कोने की घटना समाचार बन सकती है
और बशर्ते उसमें पाठकों की दिलचस्पी होनी चाहिए। तो कौन सी खबरें जो हैं हम ज़्यादा पढ़ते हैं, या कौन सी खबरें हमारे विषय बनते हैं, कौन सी खबरें समाचार बनती हैं, तो जिसमें पाठक वर्ग की दिलचस्पी होती है और सार्वजनिक हित होता है, वही खबरें समाचार का अंग बनती हैं। उसके साथ ही कि हालांकि दुनिया में जो अखबारी पत्रकारिता है उसको अस्तित्व में आए लगभग कितने साल हो चुके हैं? 400 साल। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी हम वो देखते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। भारत में इसकी शुरुआत हुई थी सन 1780 में। जेम्स ऑगस्ट हिक्की, जो मैं नाम बता रही हूँ, उन्होंने बंगाल गज़ट के नाम से, जो कोलकाता से निकला था, उससे इसकी शुरुआत हुई थी, जिसके संपादक थे जेम्स ऑगस्ट हिक्की। उनका बंगाल गज़ट उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी कोलकाता से। जबकि हिंदी का जो साप्ताहिक पत्र था, हिंदी में पहला जो समाचार पत्र निकला वो साप्ताहिक था, जो उद्दंत मार्दंड था, और वो भी कलकत्ता से ही 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला था। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। 400 साल लगभग पत्रकारिता को अस्तित्व में आए हुए हो गए हैं, और भारत में इसकी शुरुआत हुई 1780 में। जो पहला अखबार था वो निकला 1780 में, जेम्स ऑगस्ट हिक्की का बंगाल गज़ट, और बंगाल गज़ट हमारा कोलकाता से निकला। जबकि हिंदी का जो साप्ताहिक पत्र था, पहला साप्ताहिक पत्र 1826 में, जो पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला, और उसका नाम था उद्दंत मार्तंड। हिंदी का जो भारत के विकास में शुरुआती अखबारों पत्रकारी जो जितनी भी हमारी पत्रिकाएं थी, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हिंदी के विकास में। इस लिहाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही, हरिश्चंद्र जी ने ही, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही हमेशा हिंदी पत्रकारिताएं निकाली थी। कई पत्रिकाएं निकाली। आज़ादी के आंदोलन में जब हमारे देश की आज़ादी की बात चली, तो उसमें भी भारतीय जितने भी पत्र थे उन्होंने अहम भूमिका निभाई। और ये हमने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि जब भी कोई आंदोलन होता था तो अंग्रेज़ जो है इस पर पाबंदी लगा दिया करते थे, जब्त कर लिए जाते थे। तो उसमें भी चाहे वो महात्मा गांधी रहे हों, या लोकमान्य तिलक रहे हों, या मदन मोहन मालवीय, जो भी नेता रहे हैं, उन्होंने लोगों को जागरूक बनाने के लिए पत्रकार की भी भूमिका निभाई है। तो गांधी जी को हम समकालीन भारत का सबसे बड़ा पत्रकार कह सकते हैं। अगर हम समकालीन भारत का सबसे बड़ा पत्रकार हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे वो गांधी जी ही हैं, जिन्होंने आज़ादी के दिलाने में जो उनके पत्र थे उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आज़ादी से पहले के यदि प्रमुख पत्रकारों के नाम पूछे जाएं, तो आज़ादी से पहले के जो प्रमुख पत्रकार हैं उसमें गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, और उसी के साथ साथ हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराव विष्णुराव पराडकर, प्रताप नारायण मिश्र, शिव पूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी, बाल मुकुंद गुप्त, ये उस समय के काफ़ी प्रसिद्ध पत्रकार रहे हैं। और उस समय के जो महत्वपूर्ण अखबार और पत्रिकाएं थी, उसमें जो महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं हैं उनका नाम हम देख लेते हैं। उनमें केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, करमवीर, आज, प्रताप, प्रदीप, विशाल भारत, ये उस समय की काफ़ी प्रसिद्ध पत्रिकाएं रही थी। लेकिन आज आज़ादी से पहले की जो पत्रकारिता है उसका लक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्ति था। वहीं आज़ादी के बाद की जो पत्रकारिता थी उसका लक्ष्य बदलने लगा। शुरुआत के जो 2 दशक थे उसमें पत्रकारिता राष्ट्र के निर्माण के प्रतिबद्ध दिखती थी। आज हम देखें तो काफ़ी बदलाव आ चुका है, लेकिन 2 दशकों के बाद ही हम देखें तो उसमें चरित्र व्यावसायिक और प्रोफेशनल होने लगा। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं कि आज़ादी से पहले की जो पत्रकारिता थी वो एक मिशन थी, और आज़ादी के बाद की जो पत्रकारिता है, आज के समय में जो हम पत्रकारिता देखते हैं वो एक व्यवसाय बन गई है ना। उसका सीधा सा एक ही उद्देश्य है कि किस तरीके से बिजनेस
किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जाए। तो आज़ादी के बाद अधिकतर पुरानी पत्रिकाएं बंद हो गई, चाहे वो हंस थी या भारत के लिए सरस्वती, हिंदुस्तान, ये सब पत्रिकाएं धीरे धीरे बंद हो गई। और आज़ादी के बाद की जो प्रमुख हिंदी अखबार हैं उसमें नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और ये सब पत्रिकाएं काफ़ी प्रसिद्ध अखबार काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और पत्रिकाओं में जो है हम देखते हैं कि धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे, आउटलुक, ये नाम हम ले सकते हैं। और इनमें से कई पत्रिकाएं आज बंद हो चुकी हैं। आज़ादी के बाद हिंदी के प्रमुख पत्रकार में अगर हम नाम देखें तो आज़ादी के बाद के जो प्रमुख पत्रकार रहे वो हमारे रहे कि चाहे वो सच्चिदानंद, हीरानंद वासवानंद जी हों, अज्ञे जी हों, या रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुरेंद्र प्रताप सिंह, इनका नाम आज़ादी के बाद के जो प्रमुख पत्रकार हैं उनमें लिया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि पत्रिकाएं जो है, पत्रकारिता जो है, प्रिंट माध्यम किस तरीके से शुरुआत हुई भारत में उसकी, और उस आज़ादी से पहले का योगदान। पहला अखबार हमने देखा कि पहला भारत में सबसे पहला अखबार कौन सा था, जो 1780 में प्रकाशित हुआ, जेम्स ऑगस्ट हिकी का बंगाल गजट के नाम से। और उसके साथ ही जो पहली जो साप्ताहिक पत्र था वो 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला था, उद्दंत मार्तंड। तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी हैं। और हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं में से बनते हैं। भारत में आज़ादी से पहले के पत्रकारों के नाम, जिसमें मैंने बताया आपको गांधी जी हों, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, ये सब आपको याद रखनी है। आज़ादी से पहले के अखबारों के नाम, पत्रिकाओं के नाम, चाहे वो केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस। और उसके बाद आज़ादी के बाद पत्रकारिता का स्वरूप किस प्रकार बदला कि पहले जहां वो उसका लक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्ति था, वो धीरे धीरे आज़ादी के बाद एक व्यवसाय बन गई। आज़ादी के बाद के जो प्रमुख हिंदी अखबार हैं उनके नाम नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, अमर उजाला, ये सब आपको याद रखने हैं। और उसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि आज़ादी के बाद के जो प्रमुख पत्रकार हैं उनमें अज्ञे जी का नाम और रघुवीर साहब, धर्मवीर भारती, ये इन सब पत्रकारों के नाम प्रमुखतः लिए जाते हैं। इसके साथ ही हमने जब जनसंचार के माध्यमों में जो सबसे पहला था हमने वो देखा, जो हमने समाचार पत्र पत्रिकाओं के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम देखते हैं रेडियो को। तो रेडियो जो है पत्र पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम ने दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो है रेडियो। रेडियो की शुरुआत कहाँ से कैसे हुई, तो वो हम देखते हैं सन 1895 में जो इटली के इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियर थे जे मार्कोनी, हमें याद रखनी है, डेट याद रखनी है, हमें नाम याद रखना है। 1895 में इटली के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जे मार्कोनी ने वायरलेस के ज़रिए, सबसे पहले रेडियो से पहले वायरलेस के ज़रिए ध्वनियों और संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कामयाबी प्राप्त की। तब रेडियो जैसा माध्यम धीरे धीरे अस्तित्व में आया था और पहले विश्व युद्ध तक ये सूचनाओं के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण औजार बन गया। जो सबसे ज़्यादा सूचनाएं थी वो एक जगह से दूसरी जगह दी जाने लगी अब अखबारों के बाद रेडियो के माध्यम से, क्योंकि अखबार जो था वो पत्र जो है प्रिंटेड माध्यम था, मुद्रित माध्यम था, उसको सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही समझ पाते थे। पर अब जो रेडियो था उसकी सबसे प्रमुख विशेषता थी कि उसको हर कोई सुन सकता था, समझ सकता था। तो भारतीय रेडियो स्टेशन जो है अमेरिकी शहर पीटर्सबर्ग, न्यूयॉर्क, शिकागो में खुले और भारत ने 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया के डाक तार विभाग के सहयोग से पहला संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया। तो भारत में सबसे पहला जो प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, वो प्रसारित हुआ 1921 में। और इसकी जो स्थापना हुई वो हुई 1936 में
और 1936 में वो जो उसकी शुरुआत थी वो विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। आज़ादी के समय तक देश में कुल 9 रेडियो स्टेशन खुल चुके थे। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय तक 9 रेडियो स्टेशन थे जो लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली, ढाका, लाहौर, पेशावर में थे। जाहिर है इनमें से 3 रेडियो स्टेशन विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गए, जो ढाका, लाहौर और पेशावर के थे। उसके बाद आज़ादी के बाद रेडियो बेहद ताकतवर एक माध्यम बन गया था और इसी माध्यम के ज़रिए खबरें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाने लगी। और आज हम देखते हैं आकाशवाणी देश की 24 भाषाओं और 146 बोलियों में, लगभग 24 भाषाएं और 146 बोलियां हैं जिसमें कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। देश की 96% आबादी इसकी पहुंच में है। 1993 में एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है, याद रखना हमें, एफएम की फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। उसकी शुरुआत के बाद रेडियो के क्षेत्र में कई निजी कंपनियां भी आगे आई और उसके बाद समाचार समसामयिक कार्यक्रमों के प्रसारण की अनुमति नहीं है। 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से निकालकर प्रसार भारती नाम के स्वायत्त शासी निकाय को सौंप दिया गया था। और जो लंबे अरसे से सरकारी नियंत्रण में रहने के कारण रेडियो में एक जड़ता आ गई थी, उसको तोड़ने की जो पहल थी वो 1995 में एक उच्चतम न्यायालय के फैसले ने की और इस फैसले में कहा गया कि ध्वनि तरंगों पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। तो इसे अब सरकार के पंजों से, सरकारी नियंत्रण से आज़ादी मिल गई थी। एफएम के दूसरे चरण के साथ देश के 90 शहरों में 350 से अधिक 90 शहरों में 350 से अधिक निजी एफएम चैनल शुरू हुए और इसके साथ ही एक कम्युनिटी सामुदायिक रेडियो केंद्रों के आने से देश में रेडियो की एक नई संस्कृति अस्तित्व में आई थी। तो रेडियो एक ध्वनि माध्यम है जिसमें घनिष्ठता, तत्कालिकता, प्रभाव के कारण गांधी जी ने रेडियो के एक अद्भुत शक्ति कहा था। ध्वनि तरंगों के जरिए हम देश के कोने कोने तक ये पहुंचता है। दूर दराज के गांवों में संचार और मनोरंजन के साधन नहीं हैं, वहां रेडियो ही एकमात्र साधन है जो दुनिया से जोड़ता है। और अखबार, टेलीविज़न के तुलना में ये बहुत सस्ता भी है। भारत के जितने भी दूर दराज क्षेत्र हैं वो लोगों ने रेडियो क्लब बना लिए हैं। तो आकाशवाणी के अलावा एफएम स्टेशनों और बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस तरीके के कई चैनल और स्वतंत्र समूह द्वारा संचालित पंजीकृत रेडियो स्टेशन का एक जाल सा चारों तरफ बिछा हुआ है। तो इस तरीके से आज हमने प्रिंट माध्यम में समाचार पत्र और पत्रिकाओं के बारे में पढ़ा और उसी के साथ साथ हमने तकनीकी माध्यम में हमने रेडियो के बारे में पढ़ा। रेडियो की शुरुआत 1895 में जे मार्कोनी, जो इटली के इंजीनियर थे, उन्होंने की और उसके बाद भारत में जो पहला कार्यक्रम प्रसारित हुआ 1921 में और 1936 में इसकी विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। उसके बाद 9 रेडियो स्टेशन आज़ादी के समय खुल चुके थे जिनमें से 3 विभाजन के बाद पाकिस्तान के हिस्से में चले गए और उसके बाद आज आकाशवाणी 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही है। 1993 में एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत हुई और उसके बाद कई निजी कंपनियां आई। 1997 में जब एक जो आकाशवाणी थी वो सरकार के नियंत्रण से बाहर निकल गई क्योंकि 1995 में उच्चतम न्यायालय के एक फैसले ने सब कुछ बदल कर रख दिया और उसके बाद आज 90 शहरों में 350 से अधिक निजी एफएम चैनल शुरू हो चुके हैं और ये एक ऐसा माध्यम है जो लोगों तक आसानी से और काफ़ी सस्ता भी है और अनपढ़ व्यक्ति भी जो पढ़ लिख नहीं पाते वो लोग भी इसके माध्यम से खबरों से दुनिया से जुड़े रहते हैं। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।